नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जो है इस वीडियो में हम लेकर आए हिंदी शिक्षण शास्त्र, यानी कि जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित आपके 20 क्वेश्चन भाग 1 के। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। ठीक है, देखो लगभग 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों के। 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 12 13 भी आ सकते हैं। तो निम्न में से व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। सूत्र विधि, बिल्कुल सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की है, और ये जो है आपकी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आई है। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से ये हिंदी भाषा में आई है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में आई है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि जो सूत्र विधि है वो कौन सी भाषा से आई है, तो संस्कृत भाषा से। कहां पर आई है? आपकी हिंदी में। आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि भी क्या आपकी व्याकरण शिक्षण की, और सबसे उपयुक्त विधि इसी को माना जाता है। सबसे उपयुक्त विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी विधि को माना जाता है? तो आगमन निगमन विधि को माना जाता है। व्यास विधि, व्यास विधि जो है ना आपकी, ये व्याकरण शिक्षण की ना होकर किसकी है? ये आपकी कविता शिक्षण की। ठीक है, कविता जिसको पद शिक्षण भी कहते हैं, पद शिक्षण। ठीक है, मतलब जो पद होते हैं या कविताएं होती हैं उनके शिक्षण की विधि है कौन सी विधि? व्यास विधि। बाकी जो समवाय विधि है वो भी क्या है आपकी? समवाय विधि भी जो है आपकी व्याकरण की ही विधि है। तो ध्यान रखना, सूत्र व्यास सूत्र आगमन निगमन और व्यास समवाय ठीक है, सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि और समवाय विधि, ये तो है व्याकरण शिक्षण की। और व्यास विधि जो है आपकी, यह है कविता या पद शिक्षण की। सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि। और संस्कृत भाषा से कौन सी विधि हिंदी भाषा में आई है? तो सूत्र विधि आई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। मतलब रचना, कहानी और पद, ये तीनों चीजों के साथ साथ व्याकरण की भी जो है शिक्षा दी जाती है, वह विधि कौन सी है? तो देखो बात हम करते हैं जो क्वेश्चन की, तो सबसे पहले देखो समवाय विधि। समवाय विधि जो है इसमें क्या होता है? इसमें आपका गद्य व पद के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। गद्य व पद के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, साथ व्याकरण की शिक्षा। ठीक है, और यही पूछा, रचना कहानी तो क्या हो गए? गद्य हो गए, और पद क्या हो गए? पद की जगह पद कविता होती है पद। तो गद्य व पद के साथ व्याकरण की शिक्षा किसमें दी जाती है? समवाय विधि में। तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि है, इसमें क्या होता है? इसमें व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। व्याकरण का, एक मिनट, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि रचना, कहानी, पद या फिर गद्य या पद के साथ जो है व्याकरण की शिक्षा समवाय विधि में दी जाती है, और व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान आपका भाषा संसर्ग विधि में दिया जाता है। ध्यान रखना, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अलग अलग पेज में चला गया ये। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्यों इंपोर्टेंट है वो आपको अभी पता चल जाएगा कि पाठ योजना निर्माण, जो एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है ना कि आज क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, उसका सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे विद्यार्थी इसका उत्तर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर हो जाएगा शिक्षक को। ठीक है, शिक्षक है उसको पढ़ाने में आसानी होती है। ठीक है, पाठ योजना निर्माण से शिक्षक को क्या होती है? सुविधा होती है, शिक्षक को सुविधा होती है। हालांकि जो है विद्यार्थियों को फायदा मिलता है, लेकिन सर्वाधिक लाभ जो मिलता है वो मिलता है शिक्षक को। क्यों? शिक्षक को सुविधा हो जाती है कि आज क्या पढ़ाना है, पहले से योजना बना ली जाती है कौन सी शिक्षण विधियों से पढ़ाना है। तो जो है सबसे ज्यादा जो है पाठ योजना निर्माण का लाभ किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि आप सभी विद्यार्थी सोच रहे होंगे, लेकिन उत्तर क्या है इसका? शिक्षक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले स्वस्थ मनोविनोद, मतलब मनोविनोद का मतलब है एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो स्वस्थ जो है एंटरटेनमेंट या मनोविनोद होता है। बिल्कुल, कविता शिक्षण जो है आपको जो है एंटरटेनमेंट करती है, बिल्कुल करती है। स्मृति शक्ति का विकास करना, बिल्कुल। कल्पना शक्ति का विकास, कविताएं तो कल्पनाओं से भरी होती है। किसी को बादल की उपमा दे दी, किसी को किसी की उपमा दे दी, किसी को हवा की उपमा दे दी, तो ये हमेशा जो है कल्पना शक्ति से भरी होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। कविता शिक्षण है आपका स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास सब में सहायक होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? ठीक, सबसे पहले हम बात करें इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की या अभिक्रमित अनुदेशन की। तो देखो, जो आपके शिक्षण कौशल है उनके विकास के लिए आपने देखा होगा, जो आप जैसे बीएड करी थी आपने, या फिर जो आप बीएसटीसी करी है या कर रहे हो, तो आपने जो है शिक्षण कौशलों को विकास के लिए एक सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं आपकी भाषा में माइक्रो टीचिंग। क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण नाम से अगर परिचित नहीं हो आप, तो माइक्रो टीचिंग नाम से तो बहुत परिचित होंगे, क्योंकि बीएड कॉलेजों में करवाया भी जाता है, हमने भी किया, आपने भी किया है, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग जो है, ये सूक्ष्म शिक्षण की, जो इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, और ये जो शिक्षण कौशल है उनके विकास के लिए क्या होती है, जो है व्यवस्था होती है। इकाई योजना किसके द्वारा दी गई? मॉरिसन के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिसन के द्वारा। एक मिनट, इसमें क्या होता है इकाई योजना में? इकाई योजना में आपका जो है समस्त पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांटकर, जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण योजना। अगला क्वेश्चन, अगले वापस दो जो है पेज में साथ में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? एक मिनट। वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक मतलब बोलना, जोर जोर से बोलना, ठीक है, बोलना या बोल बोल कर, क्या? बोल बोल कर अभिनय यानी नाटक, बोल कर नाटक जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो जो कक्षा अभिनय या वाचिक अभिनय ये किया जाता है विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। जैसे मान लो कि एक बालक को राम बना दिया, एक को मोहन बना दिया, एक को गीता बना दिया, और जो है हम पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं कि मोहन का शब्द एक बोल रहा है, गीता का शब्द दूसरी लड़की बोल रही है। तो ये जो वाचिक अभिनय है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? बालकों द्वारा किया जाता है, विभिन्न पात्रों के संवाद को बोलते हैं वो, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि। अब तो शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि, जैसे कल, फल, ये ऐसे होते हैं ना एक जैसे, कि फल, कल, ठीक है। तो ये जो है इनका जो है आपका जो उच्चारण है, इनको सिखाने वाली विधि को कहते हैं ध्वनि साम्य विधि। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि इनकी ध्वनि क्या होती है? समान टाइप से होती है, और इनको जो है एक समान शब्द होते हैं, इनको ध्वनि क्या होती है? समान टाइप से होती है, और इनको सिखाने के लिए विधि का उपयोग करते हैं ध्वनि साम्य विधि। जैसे कल, फल, जब, तब, ये होते हैं ना, ये सारे के सारे ध्वनि साम्य विधि की ही बातें होती है। अगला क्वेश्चन है बालक को किस सोपान में पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है? बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? सॉरी, ठीक है, बालक जो है उसको किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो देखो, किससे चलेगा? उत्तर अपना सोच लें। उत्तर होगा इसका प्रस्तावना। जैसे अपने संविधान की प्रस्तावना है ना, कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है कि जो प्रस्तावना होती है ना, वो एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं संक्षिप्त होता है, आगे जो आपकी प्रक्रिया है उसका संक्षिप्त लेख होता है। जैसे हम जो अपनी भारत की संविधान की प्रस्तावना है ना, वो साफ साफ बताती है कि अंदर क्या है, ठीक है। तो जो है एक बालक है, उसको जो है प्रस्तावना में ही पता चल जाता है कि उसको क्या पढ़ना है, अंदर क्या है वो सब पता जो है प्रस्तावना में लिखा होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला वापस थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण की मुख्य विधियां कौन कौन सी है? तो देखो, कविता शिक्षण की मुख्य विधि में व्याख्या विधि, बिल्कुल आप सोचोगे व्याख्या विधि, बिल्कुल व्याख्या विधि, ध्यान रखना, इसको व्याख्यान विधि भी कह सकते हो आप। तो व्याख्यान जो विधि है ना, ये आपकी कविता शिक्षण की है, गद्य शिक्षण की नहीं है, ध्यान रखना। कविता शिक्षण का दूसरा नाम होता है पद शिक्षण, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, यह भी कविता शिक्षण की है, और इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है आपका खंडान्वय विधि। कौन सी विधि? खंडान्वय विधि। तो कविता शिक्षण की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, जिसका दूसरा नाम है खंडान्वय विधि। फिर है गीत व अभिनय विधि, तो यह भी आपकी क्या, गीत विधि भी किसकी है? कविता शिक्षण की। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, व्याख्या विधि जिसको व्याख्यान विधि भी कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि जिसको खंडान्वय विधि भी कहते हैं, और गीत व अभिनय विधि, ये सारी की सारी आपकी कविता शिक्षण की है। इसके अलावा व्यास विधि की बात हम ऊपर कर चुके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है? देखो, LSRW, ये जो है आपके आधारभूत कौशल होते हैं भाषा के। L यानी लिसनिंग यानी सुनना, ठीक है। स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है। रीडिंग, R मतलब रीडिंग यानी लिखना, सॉरी रीडिंग यानी पढ़ना, ठीक है। रीडिंग यानी पढ़ना, और राइटिंग यानी लिखना। तो ये जो है भाषा के क्या है? आपके आधारभूत कौशल है। तो देखो, पढ़ना, सुनना, बोलना ये तो है, लेकिन विचार करना कहीं नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन,
हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है? हर्बर्ट की पंचपदी के जो है मैं आपको बता देता हूं कि जो है कौन कौन से जो है पद है। पहला है त्यारी, ठीक है, क्या त्यारी? त्यारी को कहते हैं प्रस्तावना, क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं इसको, ठीक है। त्यारी के बाद में दूसरा पद होता है आपका जो प्रस्तुतिकरण, क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तीसरा जो पद होता है आपका वो होता है साचर्य, क्या होता है? साचर्य। और साचर्य का जो है मतलब हो गया तुलना, क्या हो गया? तुलना। जो है नाम ध्यान रख लेना, ये अलग अलग है। फिर जो चौथा पद होता है आपका होता है सामान्यीकरण, क्या होता है? सामान्यीकरण, ठीक है। और फिर लास्ट का पद होता है उसको कहते हैं अनुप्रयोग। ये होते हैं 5 पद। नाम जो है थोड़े से ध्यान रख लेना, तैयारी या प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर्य, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। अब जो है देखो प्रस्तावना बिल्कुल, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल, तुलना बिल्कुल क्या नहीं है आपका 2 नंबर नहीं है। पुनरावृत्ति जो है यहाँ पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये है आपकी हर्बर्ट की पंचपदी, हर्बर्ट की पंचपदी, पंचपदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हो आप। कल वाली क्लास की पीडीएफ डाल दी गई है और इस क्लास की पीडीएफ थोड़ी देर बाद में डाल दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जाइए जुड़िए। फिर अगला क्वेश्चन कि कविता शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो अपन ऊपर बहुत सारी विधियां पढ़ चुके हैं। कविता जो है शिक्षण की सबसे पहली जो है आपकी वो है। फिर देखो कविता शिक्षण की विधियां नहीं है ये पूछा, और कविता शिक्षण की अपन बहुत सारी विधियों की बात कर चुके हैं। तो देखो रसास्वादन विधि, बिल्कुल रसों का स्वाद आना, यानी कि कविता रस भरी होती है, बिल्कुल होती है। व्याख्या विधि ऊपर बात कर चुके, ठीक है। गीताभिनय विधि, गीत विधि होती है ना, गीत नाम आते ही वो हमेशा कविता की है। तो कौन सी नहीं है? अनुकरण विधि नहीं है। अनुकरण मतलब जो है वापस रिपीट करना। और ऊपर वाली और विधियां भी आपको पता ही है, व्यास विधि है, ठीक है। और प्रश्नोत्तर विधि है जिसको खंडान्वय विधि भी कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि जिसका दूसरा नाम क्या है? खंडान्वय विधि, ठीक है। तो ये भी जो है सारी की सारी कविता शिक्षण की विधि है। तो अनुकरण विधि जो है इसकी विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो ऊपर हम बात करके आ चुके हैं कि भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है? व्याकरण का जो है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। तो किस में दिया जाता, किसका दिया जाता है? व्याकरण का। तो भाषा संसर्ग विधि किसकी विधि है? व्याकरण की विधि है। अगला क्वेश्चन है भाषा का मूल आधार होता है। तो देखो भाषा है ना, उसका मूल आधार क्या होता है? भाषा का मूल आधार आपका मौखिक व लिखित दोनों होता है। ध्यान रखना, उत्तर जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 दोनों, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भाषा का सिर्फ मौखिक होता है या सिर्फ लिखित होता है। भाषा का जो है मूल आधार आपका मौखिक और लिखित दोनों होता है। साहित्यिक मूल आधार नहीं होता, वो बाद की बात होती है। लेकिन मौखिक और लिखित जो है दोनों के दोनों आपके भाषा के क्या है? मूल आधार हैं। अगला वापस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद में नहीं? गद्य में यानी कि जो गद्यांश टाइप से होता है उसमें तो प्रयुक्त होता है, लेकिन कविता यानी कि पद में उपयुक्त जो है नहीं होता। तो ये मेरे हिसाब से आप नोट कर सकते हो। मौन वाचन, मौन वाचन जो होता है ना, मन ही मन पढ़ना, मन ही मन पढ़ना। तो ये मौन वाचन जो है ना, ये आपका सिर्फ गद्य शिक्षण में उपयोगी होता है, पद शिक्षण में उपयोगी नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मौन वाचन है वो आपका गद्य शिक्षण में प्रयुक्त होता है, पद शिक्षण में प्रयुक्त नहीं होता। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है था। चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली आप देखते हो, बिना सब्सक्राइब किए वो जो सारे के सारे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। द्वितीय भाषा किस चीज के शिक्षण का विषय है? तो देखो द्वितीय भाषा, अब आप सोचोगे हमें तो भाषा प्रथम हिंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है भाषा प्रथम हिंदी का ही है। लेकिन बोल ये रहा है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या है? तो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय आपका अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, उपयुक्त सभी के सभी जो है इसके विषय ध्यान रखना। अभ्यास करना, ध्वनि का बोध और शुद्ध उच्चारण, तीनों के तीनों आपके द्वितीय भाषा शिक्षण के विषय हैं। अगला क्वेश्चन, दल शिक्षण में शिक्षकों, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो दल शिक्षण में जो है शिक्षक है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 1 से अधिक होती है। मतलब कम से कम जो है 2 तो होने ही चाहिए, 2 कम से कम होने चाहिए। 1 से अधिक 2 क्या होने चाहिए? कम से कम तो 2 तो होने ही चाहिए। तो ये ध्यान रखना, दल शिक्षण में कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए? 2। अगला वापस ये क्वेश्चन तो मैं शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें बता चुका कि कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी में आई है? तो संस्कृत से हिंदी में आने वाली विधि सूत्र विधि, पहले ही क्वेश्चन में हम जो है डिटेल से जान चुके थे। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करवाया जाता है, जब शिक्षक द्वारा
हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मैं मान लो कि अब जैसे मैं खुद ही बोल रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करवाया जाता है तो उसे कहते हैं आदर्श वाचन। कौन सा वाचन कहते हैं? आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन कौन सा है? कि शिक्षक बोल रहे हैं कैसे कबूतर और बच्चे बोल रहे हैं कैसे कबूतर, वो होता है जो अनुकरण वाचन है, अनुकरण कर रहे हैं। मौन वाचन जो मन ही मन पढ़ते हैं। संवेद वाचन यानी सामूहिक, पूरा का पूरा होल जो है भरा हुआ है वो सामूहिक जो है बोल रहा है, उसको संवेद वाचन कहते हैं। और आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि वह प्रवृत्ति जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाती है? ठीक है, अध्यापक की देखरेख में कोई कार्य पूर्ण करते हैं तो स्व अध्ययन तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें तो बालक खुद ही सीखता है। गृह कार्य भी अध्यापक की देखरेख में नहीं होता, मौखिक कार्य भी अध्यापक की देखरेख में नहीं होता। उत्तर हो जाएगा पर्यवेक्षित अध्ययन। इसमें क्या होता है? अध्यापक की देखरेख में होता है कोई कार्य। और इस विधि को दिया किसने था? इस अध्ययन पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो है प्रतिपादक है आपके मॉरिसन। तो ये जो है मेरे हिसाब से आपके समझ में आएगी। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, रात वाली क्लास की पीडीएफ डाल दी गई है और इसकी भी डाल दी जाएगी आज थोड़ी देर बाद में। और बात करें अगर हम जो है चैनल की, तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। आगे जो है मेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, उसमें आपके जो है सबसे ज्यादा काम आने वाला चैनल ये है, क्योंकि मैंने खुद ने 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं और मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको पढ़ाता हूं। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।